आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है द मल्टी पोलर वर्ल्ड। एज यू नो दैट वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मल्टी पोलैरिटी। आज से पहले की जो दुनिया थी वो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जहां पे एक सुपर पावर थी। वही सुपर पावर जो थी वही इकोनॉमिक हब था। वहीं सिक्योरिटी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से देखें तो वहीं अमेरिका ही पावरफुल रियासत थी। लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिकली बात करें तो चाइना एक इकोनॉमिक पावर है। इसके अलावा ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो कुल मिला के एक इकोनॉमिक पावर हैं। यूरोपियन कंट्रीज एक इकोनॉमिक पावर हैं। सो आजकल जो वर्ल्ड है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। जबकि अमेरिका से पहले की जो दुनिया थी उसकी अगर हम बात करें तो वो दुनिया बाइपोलर थी, यानी कि उस टाइम यूएसएसआर था और यूएसए। दो सुपर पावर थी, दो रियासतें थीं जो दुनिया का रूल बेस्ड ऑर्डर जो है वो सेट किया करते थी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? नॉर्म्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि एक डोमिनेंट स्टेट यानी कि हेजिमोन की तरफ से सेट किए जाते हैं कि रियासतें आपस में अपने जो रिलेशंस हैं, अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो किस तरीके से रन करेंगी, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे। इसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। और ये सेट किया जाता है किसकी तरफ से? सुपर पावर की तरफ से। सुपर पावर अगर एक हो तो उसको हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। सुपर पावर अगर दो हो तो उसको हम कहते हैं बायपोलर वर्ल्ड। सुपर पावर अगर जो है बहुत सारी हो, यानी कि तीन हो, तीन से ज्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो आजकल अगर आप देखें दुनिया में तो एक सुपर पावर आपको नजर नहीं आती। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक हब के हवाले से देखें, यूरोपियन कंट्रीज एक इकोनॉमिक हब है। इसके अलावा यूएस एक इकोनॉमिक हब है, मिलिट्री हब भी है यूएस, ठीक है। इसके अलावा चाइना एक जो है वो अच्छा खासा इकोनॉमिक हब है। सिमिलरली बाकी जो एशियान कंट्रीज हैं, जो एशियान ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक इकोनॉमिक हब आपको दिखाई देता है। सो आजकल जो पावर है वो डिवाइडेड आपको नजर आ रही है मल्टीपल सेंटर्स में। इसी वजह से हम इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। यहां पे अगर हम इसको देखें, वो कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है? अ वर्ल्ड विद मल्टीपल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पावर सेंटर्स। कोई ऐसी रियासतें हैं जो कि पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, कोई ऐसी रियासतें हैं जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं। सो मल्टीपल इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, ठीक है। मल्टीपल पॉलिटिकल पावर अगर हम देखें तो एक सॉर्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें नजर आता है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ये क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि पहले क्या होता था, जब एक सुपर पावर थी यानी कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो वो सुपर पावर, वो हेजिमोन यानी कि अमेरिका, वो रूल्स सेट करता था कि इस तरीके से नेशंस अपने इंटरेस्ट को एक्वायर करेंगी। लेकिन आजकल की जो रियासतें हैं दे आर परसुइंग देयर नेशनल इंटरेस्ट इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। नेशनल जो इंटरेस्ट है वो अपना इंडिपेंडेंट मैनर में एक्वायर कर रहे हैं, वो किसी के साथ अलाइंड होके नहीं कर रहे। पहले ये होता था जैसे कि आप बाइपोलर वर्ल्ड की बात करते हो, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर की बात करते हो, तो उस टाइम ये होता था कि रियासतें एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाती थी। कुछ रियासतें यूएसएसआर के साथ अलाइन हो जाती थी, और जब अलाइन हो जाती थी, अलायंस में चली जाती थी, उसके साथ जुड़ जाती थी, तो फिर होता क्या था, वहां से वो अपने बेनिफिट्स लेती थी, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स। किसी को अगर वेपन्स चाहिए तो वो अपनी मिलिट्री बेनिफिट्स वहां से लेते थे, अपने सिक्योरिटी नीड्स, ताकि भाई मैं अलाई हूं यूएसएसआर का। इसी तरीके से यूएसए के साथ भी कुछ रियासतें अलाइड होती थी। सो ये कोल्ड वॉर का पीरियड जो था वो पावर पॉलिटिक्स का पीरियड था। लेकिन वो कहता है कि आजकल की जो दुनिया है वो मल्टीपोलर है और यहाँ पे रियासतें एक दूसरे के साथ अलाइड नहीं है। जैसा कि वो कहता है कि यूएस जो है उसके इंटरेस्ट अलग हैं, चाइना के इंटरेस्ट अलग हैं यूएस से, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी एक डाइवर्जेंट किस्म की पॉलिसीज अपना रही हैं। सो यानी कि हर रियासत, इवन आप इंडिया को देखते हो तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी जो है अपना रहा है। एक तरफ वो यूएसएसआर के साथ जो है यानी कि रशिया, जो करंट रशिया है, उसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सिमिलरली इंडिया के अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बड़े अच्छे हैं। सो यहाँ से हमें लग रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो हमें नजर आ रहा है दुनिया में। और जो मिडिल पावर्स का राइज है वो भी है, यानी कि सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इस तरह की
जो कंट्रीज हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग में, जो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में जो उनकी से है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुकी है। सो वो भी एक पॉइंट है जो कि इंडिकेटर है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। और जो सॉर्ट ऑफ रूल्स सेट किए गए थे यूएसए की तरफ से, उन रूल्स को रियासतें चैलेंज कर रही हैं, ये भी एक इंडिकेटर है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। सो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि कॉजेज क्या हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा ये भी देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीएसएस, पीएमएस एंड यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि ये ऐसे के हवाले से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि 2023 के बाद बल्कि 2024 का जो ऐसे था वहाँ पे आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर और यूनिपोलैरिटी के ऊपर जो है एक डिबेट उसने पूछी ऐसे में। करंट अफेयर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट चूज करेंगे उनके लिए ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआर पेपर 1 एंड आईआर पेपर 2 में ये पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस के हवाले से एज सच ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स के हवाले से ये टॉपिक इंतहाई अहम है। सो ये वो डिबेट है जो कि आज हमने डिस्कस करनी है। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स हैं रिलेटेड टू द वर्ल्ड ऑर्डर, सो दैट यू वुड बी एबल टू कोड दोज बुक्स इन योर पेपर, ठीक है, ताकि आप वो जो किताबें हैं अपने पेपर्स में कोट भी कर सकते हैं। सो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहली जो हमारे पास सॉर्ट ऑफ पहला जो पॉइंट है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, के एक आइडिया था ग्लोबलाइजेशन का जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिया, और वो आइडिया जो है वो डेमोक्रेसी के साथ उसका ताल्लुक इंतहाई अच्छा है, क्योंकि डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो दुनिया है वो आपको इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही है। जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, दिस इज ऑल ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में जो इज़म था आईआर के हवाले से उसको हम कलेक्टिविज्म कहते हैं, यानी कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये चीज़ें जो है अचानक से बढ़ जाती हैं आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। जब कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी थी, इकोनॉमिक फ़लसफ़ा जो था कम्युनिज्म का, वो जब कोलैप्स करता है तो जो कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक फ़लसफ़ा था वो डोमिनेट कर जाता है दुनिया के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता वो जो डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन का नेक्सस था वो दुनिया के लिए बेहतर साबित होता है, और ये जो ग्लोबलाइजेशन की वैल्यूज़ हैं ये दुनिया में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ग्लोबलाइजेशन का जो एजेंडा था फ्री मार्केट इकोनॉमी का, फ्री ट्रेड का, वो कंटिन्यू रहता है विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि इन सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और इन चीज़ों को प्रमोट करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि आजकल जो है वो कहता है कि पहले ग्लोबलाइजेशन थी, यानी कि फ्री मार्केट थी, आपने ट्रेड करनी थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपने साइन करने थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि आपको ट्रेड वॉर्स दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हो कि आजकल एक दूसरे के ऊपर रियासतें टैरिफ्स लगा रही हैं। आप देख रहे हो कि रियासतें आजकल दे आर अबेंडनिंग द फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म एंड दे आर अडॉप्टिंग द फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। सो ये एक जो है पॉइंट हमारे पास रेलेवेंट रहेगा। उसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को, ये जो स्लो डाउन है आपकी इकोनॉमी का, इसको आप कहते हो स्लोबलाइजेशन, ठीक है। और एक तो ग्लोबलाइजेशन का स्लो डाउन है, दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है अमंग दी कंट्रीज, जो बिग पावर्स हैं उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। ये भी एक रीज़न है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। और फिर राइज ऑफ पॉपुलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन को वैसे जो है उनके लिए ख़तरा है ये, ठीक है, उनको थ्रेट पोज करती है। इसके अलावा जो कल्चरल रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स वेस्टर्न वैल्यूज़ वो भी हमें नज़र आ रही है, पर्टिकुलरली फ्रॉम दी चाइनीज़ जो पीपल हैं उनकी तरफ से, जो चाइना है उनकी तरफ से एक कल्चरल रेजिस्टेंस आ रही है टुवर्ड्स वेस्टर्न वैल्यूज़। उसके बाद जो इस्लामिक कल्चर है वो भी रेजिस्ट करता है। ये जो एक आइडिया दिया गया था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, एंड ऑफ हिस्ट्री का, फ्रांसिस फुकुयामा की तरफ से, कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज़
वैल्यूज हैं, सो अब उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया कि वो यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं है। सो ये एक तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है या फिर जो वेस्टर्न वैल्यूज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो बेसिकली वेस्टर्न रूल्स है ना जो कि यूएस की तरफ से सेट किए गए थे, उनको अब रिजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम रीजंस की बात करें तो देयर आर 5 रीजंस फॉर दिस फिनोमेना जो कि आपको मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहा है। पहली जो रीजन है हमारे पास वो यूएस चाइना टेंशन है, ठीक है, जो यूएस और चाइना के दरमियान वॉर है, ये पहली रीजन है। अब वॉर को अगर आपने समझना है तो आप देखो कि वॉर जो है आपको यूएस एंड चाइना के दरमियान वो किसी एक फ्रंट के ऊपर तो नजर आ नहीं रही। यूएस एंड चाइना के दरमियान टेंशंस हैं, एक तो ट्रेड वॉर्स की टेंशन है। ट्रेड वॉर की अगर हम बात करें तो द फिनोमेना ऑफ ट्रेड वॉर जो है इट हैज़ बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द इरा ऑफ ट्रम्प, ठीक है, जो उसका फर्स्ट टाइम जब ट्रम्प आते हैं पावर में तब जो है वो आके एक वॉर वेज करते हैं, ट्रेड वॉर वो कंटिन्यू रहती है। टैरिफ्स लगाए जाते हैं क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है अमेरिका का चाइना की तरफ। और फिर जब ट्रम्प जो है चले जाते हैं तो उसी वॉर को, उसी ट्रेड वॉर को एक अजम्पशन थी, एक परसेप्शन था कि शायद जो बाइडन है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो तो क्योंकि ट्रेड वॉर के ऊपर बिलीव नहीं करते, वो तो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। सो कोई चांसेस थे कि शायद वो आके ट्रेड वॉर को कम कर दें, लेकिन वो भी ट्रेड वॉर को कंटिन्यू रखते हैं। अब फिर जब से ट्रम्प आए तो उन्होंने दोबारा से आके 60% टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज कर दिए हैं चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, और 25% कनाडा एंड मैक्सिको की गुड्स के ऊपर भी उन्होंने लगा दिए टैरिफ्स। यानी कि ट्रेड वॉर 2.0 अब भी चल रही है यूएस एंड चाइना के दरमियान। इसके अलावा जो कॉज है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, फिलहाल इसी यूएस चाइना के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें यही एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वो अगेन फॉल करेगा ट्रेड वॉर में, डीकपलिंग है। यूएस एंड चाइना के दरमियान सिर्फ ये एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड वॉर का नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं। ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इंडो पैसिफिक का कॉन्फ्लिक्ट है उनके दरमियान, वॉर ऑफ हेजिमनी है उनके दरमियान आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से रन करता है अपनी कंट्री को, यूएस जो है वो डिफरेंट तरीके से रन करता है अपनी कंट्री को। सो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी इनके दरमियान मौजूद हैं। सो जो दूसरा कॉज है हमारे पास मल्टीपोलर वर्ल्ड का वो यूरोप एंड जापान, ठीक है। अब जापान की अगर हम बात करें तो उसके जो टाइज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वेस्ट के साथ बड़े अच्छे रहे, इवन यूएस के साथ बड़े अच्छे रहे। इवन यूएस के पास तो उनके डिफेंस की जिम्मेदारी तक है, लेकिन जो जापान के रिलेशंस हैं, जो ट्रेड रिलेशंस हैं पर्टिकुलरली विद चाइना, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। सो एक तो यूरोप एंड जापान, अब यहाँ पे जापान स्ट्रगल कर रहा है कि उसने कैसे बैलेंस करना है यूएस एंड चाइना रिलेशंस को। एक तो ये पॉइंट है हमारे पास कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी की। बेशक आपके स्ट्रेटेजिक टाइज अमेरिका के साथ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो किसी और रियासत के साथ अच्छे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर रहे कि आप अमेरिका के पीछे चाइना के साथ रिलेशंस जो है परसू नहीं करोगे, बल्कि आप यूएस के रूल्स को अबेंडन करोगे और आप परसू कर रहे हो किसी हद तक, ठीक है। अबेंडन तो खैर वो नहीं कर रहा जापान, लेकिन खैर बैलेंस करने में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। उसके अलावा जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट अगर कोई मेरे से पूछे कि जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यूनिपोलैरिटी को सॉर्ट ऑफ थ्रेट है या फिर यूनिपोलैरिटी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो वो पॉइंट है रिट्रीट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। यानी कि जो मल्टीलैटरलिज्म का फिनोमेना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दुनिया ये डिसाइड करती है कि हम कॉपरेशन के थ्रू, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे विद द अप्रोच ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि अग्रीमेंट्स के थ्रू। और वो अग्रीमेंट्स आप साइन करोगे, वो निगोशिएशन आप करोगे उन ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर जो कि आपने बनाई आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि यूएन है या फिर बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि ट्रेड रिलेशंस को देखना है आपने तो WTO उसको देखता था, तो आपने ये इदारे इसलिए बनाए थे कि आप इनके थ्रू इन रिलेशंस को सॉल्व कर सको। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म की अप्रोच नहीं अपनाई जाती, इवन अमेरिका की तरफ से ही अबेंडन कर दी गई है उस अप्रोच को। आप देखो अमेरिका यूनिलैटरलिज्म के साथ जा रहा है, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के साथ जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आया। उससे पहले आप देखो तो अमेरिका इस तरह की अप्रोच के साथ नहीं जाता था। अमेरिका बिलीव करता था मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर।
लेकिन आजकल अमेरिका जो है वो विदड्रॉ कर चुका है। इवन जो JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो साइन किया जाता है ईरान के साथ, उससे भी अमेरिका विदड्रॉ कर लेता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप विदड्रॉ कर लेते हैं। जो क्लाइमेट अकॉर्ड है उससे भी अमेरिका विदड्रॉ कर लेता है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर बाइडेन आके दोबारा रिवाइव करते हैं वो। और अब दोबारा जैसे ही वो पावर में आए ट्रंप, तो उन्होंने फर्स्ट डे ही जो क्लाइमेट अकॉर्ड है वहां से उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। सो मल्टीलैटरलिज्म की फिलॉसफी जो कि आपने खुद दी थी, आप खुद ही अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से फिर दुनिया तो जाहिर है उसको फॉलो नहीं ना करेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है अल्टरनेट डेवलपमेंट मॉडल्स, यानी कि पहले जो आपके पास डेवलपमेंट का मॉडल था वो यही था कि यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेकिन आजकल आपके पास नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, जैसे कि BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का इनिशिएटिव है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास ब्रिक्स है, ये उन्होंने एक अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक कायम किया जो कि कर्जे देगा बिल्कुल वैसे जैसे IMF देगा। यानी कि अब नए इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं जो कि बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स को। इसके अलावा हेल्थ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको जो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो डील नहीं कर पा रही, ठीक है। जैसे WHO है वो बनाई गई थी हेल्थ इश्यूज को डील करने के लिए, बट कोविड-19 जब आया तो वो उसको अच्छे से नहीं डील कर पाई। यही वजह थी कि ट्रंप ने उसकी फंडिंग भी बंद कर दी। तो एक ये भी इशू है हमारे पास। सो ये जो नए इश्यूज हैं इनसे एक चीज बड़ी वाजे हो रही है कि वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉजेज क्या हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के। कॉजेज, एक तो जो कॉज है वो ये है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कि नई इकोनॉमीज जो हैं वो इमर्ज कर रही हैं। पहले इकोनॉमिक पावर कौन था? अमेरिका था। पहले इकोनॉमिक पावर जर्मनी थी। पहले इकोनॉमिक पावर UK था। लेकिन आजकल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इंडिया, वो आपको इकोनॉमिक पावर दिखाई देता है। चाइना इकोनॉमिक पावर दिखाई देता है, ब्राजील, ठीक है। सो ये जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, ये जो नई कंट्रीज हैं, ये बेसिकली चाह रही हैं कि रूल्स को चेंज किया जाए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले वेस्ट की डोमिनेंस थी, ठीक है, लेकिन आजकल वेस्ट की डोमिनेंस नहीं है। टेक्नोलॉजिकल सेंस में अगर हम देखें तो वो रिड्यूस हो रही है, वेस्ट की डोमिनेंस है अभी भी, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको नज़र आ रही है, जैसे कि चाइना में, जैसे कि इंडिया में, जैसे कि जापान में, ब्राज़ील में, सऊदी अरब में। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, यानी कि जो US हाजिमनी का डिक्लाइन है, आप देखो कि US जो है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा कॉन्फ्लिक्ट को। जैसे आप हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वहां पे आपको नजर आया कि जो रोल ऑफ US है एज अ हेजिमोन वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो चुका है। उसके अलावा मिडल ईस्ट में आप देखोगे सऊदी अरब और ईरान का जो रिप्रोचमा था, जिसको बेसिकली चाइना ने कराया, जहां पे चाइना ने रोल प्ले किया। सो वहां से भी लग रहा है कि जो US है एज अ सुपर पावर वो कॉन्फ्लिक्ट को उतना बेहतर तौर पे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक के बाद एक इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया ने फेस किया, ये भी एक रीजन है। उसके अलावा जो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन है, पहले जो आपने यूनिवर्सल वैल्यूज जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है दुनिया के ऊपर, उन यूनिवर्सल वैल्यूज को, उस एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अबेंडन कर दिया वर्ल्ड ने, ठीक है। रेजिस्टेंस आ रही है टू वेस्टर्न डोमिनेंस। ये कॉजेज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाते हैं। अब इसके असरात क्या आएंगे? एक तो ये है कि जो इकोनॉमिकली बात करें तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी कि ट्रेड वॉर्स बढ़ेंगी, ठीक है। और ये ट्रेड वॉर्स मजीद बढ़ेंगी तो इट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की बात करें तो आपको कम्प्लेक्स डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अलायंस पॉलिटिक्स वापस आ सकती है, पावर पॉलिटिक्स वापस आ सकती है, बढ़ सकती है। इसके अलावा जो
सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स की बात करें तो डाइवर्सिटी आएगी। पहले सिंगल यूनिवर्सल कल्चर होता था, अब डाइवर्सिटी आएगी, लेकिन जो डाइवर्सिटी होगी वो बेसिकली आपको क्लैशेस की तरफ लेकर जाएगी। जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने वो जो बुक लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सो हो सकता है कि आपको जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके दरमियान क्लैश बढ़ता हुआ नजर आए। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो वही बात है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, नए अलायंसेस, नई पावर पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर 2.0 आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा जी, इम्प्लीकेशंस मोर और लेस वही सेम है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जो इकोनॉमिक साइकिल है वो पहले सिर्फ यूएस सेंट्रिक होता था, अब वो यूएस सेंट्रिक नहीं रहेगा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा उसमें। इसके अलावा जो वो राइजिंग इक्विटी मार्केट, वही बात है, यूएस चाइना कंपटीशन वो मज़ीद बढ़ जाएगा। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी में, हर चीज़ में जो है वो बढ़ जाएगा कंपटीशन, उनका डिफरेंसेस उनके बढ़ जाएंगे। और यूरोप, जापान एंड इमर्जिंग मार्केट्स बैलेंसिंग इन्फ्लुएंस। अब ये जो बेसिकली पहले मार्केट में इन्फ्लुएंस होता था वो यूरोपियन कंट्रीज का होता था, जापान का होता था, लेकिन अब इनके अलावा जो है अब जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मार्केट में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि बुक्स कौन सी हैं वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, वो कौन सी किताबें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को समझना चाह रहे हैं। अच्छा, पहली जो किताब है वो है वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। इसको आप पढ़ सकते हैं। जाहिर है ये उस वर्ल्ड के ऊपर तो नहीं है जो आजकल चल रही है दुनिया जिस तरीके से, लेकिन फिर भी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको देगी वर्ल्ड ऑर्डर की, कि बिफोर वर्ल्ड वॉर वन किस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर था एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का था। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू ऑर्डर जो था वो किस तरह का था। सो इस तरीके से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको दे सकती है ये किताब वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। जो दूसरी किताब है वो है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी है। उसमें वो डिफरेंट कल्चर्स के क्लैश की बात करते हैं कि जो चाइना का कल्चर है, जो कन्फ्यूशियस कल्चर है, उसका क्लैश शायद आपको वेस्टर्न कल्चर के साथ नजर आए, या फिर वेस्टर्न कल्चर का क्लैश जो है वो आपको इस्लामिक कल्चर के साथ जो है वो नजर आ सकता है उनका क्लैश। सो ये भी एक वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर एक किताब है। उसके अलावा प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं टिम मार्शल की। इसके अलावा जो पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड है फरीद जकरिया की, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें होल डिबेट इस बारे में है कि ये डिक्लाइन नहीं है अमेरिका का, बल्कि ये राइज ऑफ रेस्ट है। इसमें वो डिबेट करते हैं कि अमेरिका एज इट इज जैसे हेजीमोन है वैसे रहेगा, लेकिन बाकी कंट्रीज का जो है वो राइज हो रहा है। इसके अलावा ऑन चाइना, ये भी हेनरी किसिंजर की किताब है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, द फ्यूचर ऑफ पावर बाय जोसेफ एस नाय जे.आर, ठीक है, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वो जो हमने डिबेट डिस्कस की उसकी कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस भी आ सकती हैं। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन यही है कि एक कंप्लीट शिफ्ट आपको नज़र आ जाएगा यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। यानी कि पहले एक इदारा यूएन अगर गवर्न कर रहा है तो फिर मल्टीपोलैरिटी में बहुत सारे इदारे, मे बी एससीओ गवर्न करे, ब्रिक्स गवर्न करे, यूएन भी मे बी उसमें पार्ट हो, ठीक है। सो एक कंप्लीट शिफ्ट आपको गवर्नेंस में दिखाई देगा और मज़ीद कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो कि यहाँ पे अगर एक सुपर पावर था या दो सुपर पावर थे तो वहाँ पे डिसीजन लेना इतना इट वाज डिफ़िकल्ट। तो जब इतने सारे पावर सेंटर्स होंगे, इतने सारे चौधरी होंगे, तो वहाँ पे तो ज़्यादा मसले होंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली होंगी मल्टीपोलर वर्ल्ड में इनोवेशन की, लेकिन रिस्क ऑफ फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होगा। सो ये एक ब्रॉडर काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस हैं। कंक्लूजन की बात करें तो वो यही है कि मल्टीपोलैरिटी जो है वो रीशेप कर देगी आपकी इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, आपके कल्चर को। और उसके अलावा जो है यही पॉइंट्स हैं। और क्योंकि ना सिर्फ जो मल्टीपोलैरिटी का शिफ्ट है वो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज़ को जो है चेंज करेगा, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, यूएन को चेंज करेगा, ठीक है। पॉलिटिकल रूल्स को ना सिर्फ चेंज करेगा बल्कि वो आपकी इकोनॉमी एंड कल्चरल वैल्यूज़ को भी अफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये थी हमारी लास्ट स्लाइड, और ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप स्लाइड्स भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप
क्या चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं, कौन से करंट अफेयर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर ऐसे के हवाले से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि जिनके ऊपर हम वीडियोस बनाएं, तो वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं हमें। और अगर किसी को स्लाइड्स चाहिए तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर राब्ता करके स्लाइड्स भी ले सकता है और हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड भी हो सकता है। सो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।